लास्ट क्लास में हम लोग सारा नोट्स लिख लिए थे, ठीक है। आज हम लोग जीएसटी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखा जाए, फिर उसको सॉल्व कराएंगे। स्टार्ट हो जाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ XYZ, in the books of XYZ। हुआ 1 2 3 करके लिखिएगा, ठीक है। 1 नंबर लिखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, लिखे ₹60,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000। हुआ। सेकेंड नंबर, purchased furniture from furniture mart, ₹20,000, हुआ क्या। थर्ड नंबर, gave loan, GAVE, gave loan to Amlesh, gave loan to Amlesh, 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 ठीक है, ₹10,000। फोर्थ नंबर, paid in full settlement to Furniture Mart, paid in full settlement to Furniture Mart, ₹19,000, 19,000। हुआ। 5 नंबर, sold goods to Alam, costing ₹60,000, 60,000 at a profit of 20% on sales, profit of 20% on sales। हुआ। less 10% trade discount, and charged 6% CGST, and 6% SGST, हो गया। 6 नंबर, amount further introduced in the business, ₹20,000, ₹20,000। 7 नंबर, took a loan from bank, ₹30,000, हो गया क्या। चलिए अब लिखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ। सॉल्यूशन में आ जाइए, लिखिए जर्नल एंट्रीज, नीचे लिखो इन द बुक्स ऑफ XYZ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ। 1.5 पेज में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, 1.5 पेज में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। जल्दी करो। फॉर्मेट खींच लिए सर? यस सर। आगे बढ़ा जाए। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहला एंट्री होगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुआ। हाँ या ना? सेकंड बोलता है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, ठीक है। तो फर्नीचर मार्ट बोला, कैश का जिक्र नहीं, मतलब उधार खरीदा है।
तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट अकाउंट। अमाउंट भी बढ़ते जाना, पहले वाला का 60,000 था, अभी वाला का, और दो लाइन नरेशन के लिए जगह छोड़ते जाना, नरेशन लिख लेना। लेकिन 20,000 सेकंड वाले का, पहले वाले का 60,000 था, 60,000 हो जाएगा तो बोलना। थर्ड वाला है लोन लिए हैं अमलेश से, है ना, दिए हैं, तो लोन टू अमलेश अकाउंट डेबिट, लोन टू अमलेश अकाउंट डेबिट, लोन टू अमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश ये बैंक दोनों ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अमाउंट 10,000 10,000 10,000 10,000। 4 नंबर में बोलता है कि पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ फर्नीचर मार्ट। बात को समझो, हम फर्नीचर मार्ट से 20,000 का सामान खरीदे, हम 19,000 रुपया देके बोले कि फुल सेटलमेंट है, तो इसका मतलब डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला हमको, मतलब डिस्काउंट रिसीव किए। तो लिखो फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश में 19,000, क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव में 1,000, दोनों को ऐड करके 20,000। क्लियर। 5 नंबर, 1.5 पेज के नीचे वर्किंग नोट्स लिखो, जहाँ 1.5 पेज एक ही हो ना, उसके नीचे लिखो वर्किंग नोट्स। लिखो, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट इज इक्वल टू ₹60,000। कोई दिक्कत, ध्यान दो यहाँ पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उसमें प्रॉफिट बोला है क्या, 20% ऑन सेल्स, ये भी ध्यान रखो। क्या बोला है, 20% ऑन सेल्स। तो जब कॉस्ट दिया रहे और ऑन सेल्स बोले, तब हम लोग रेट बाय 100 माइनस रेट करते हैं। क्या करते हैं, रेट बाय 100 माइनस रेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लेकिन प्रॉफिट आएगा कितना, 60,000 इंटू 20 है ना, 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20। समझ में है मेरा बात। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा बताओ। सॉल्व करके हमको लगता है आएगा 15,000 रुपया। 80 होगा तो 20 से 80 को काटेंगे तो 4 बार में, 4 से 7 को काटेंगे तो 15,000। तो प्रॉफिट हो रहा है 15,000। तो ऐड करके कितना आएगा, 75,000। मतलब अब उस गुड्स का दाम कितना हो जा रहा है जो बेच रहे हो, 75,000 का। लेकिन उसमें क्या किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 75,000 का 75,000 का 10%, तो 10% कितना होगा, 7,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 67,500। अब टैक्स किस में लगेगा, 67,500। समझ में आया मेरा बात। तो जब हम लोग सेल करते हैं तो इनपुट लगता है कि आउटपुट। ये सब याद रखना कि कभी भी अगर हम पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का, मतलब हम कब पेमेंट करेंगे, जब किसी को पेमेंट करेंगे, परचेज करेंगे, रेंट पेड करेंगे, कमीशन पेड करेंगे, कुछ भी पेड करेंगे तो इनपुट होता है। और अगर हमको टैक्स कोई दे रहा है तो हमेशा आउटपुट होगा, याद रहेगा। तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो इनपुट की आउटपुट, आउटपुट क्योंकि हमको मिलेगा। तो आउटपुट CGST is equal to CGST at the rate 6%। तो 67,500 का 6% कितना होगा, करो कैलकुलेशन। 30 का 0, 3, 42, 45 का 5, 4, 36, 40, 4050। और आउटपुट SGST भी उतना ही होगा, दोनों इक्वल होता है ना हमेशा, इसका अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अमाउंट लिख दो 4050। तो ये हो गया उसका वर्किंग पूरा, मतलब 67,500 का सामान है, उसमें इतना टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है।
ये बना लोगे तो बताना। 1.5 पेज के बाद वर्किंग नोट्स बनाना, भले पेज बच जाए कोई बात नहीं, खराब नहीं दिखना चाहिए। बना दो जल्दी से। हुआ? अब एंट्री में आ जाओ, एंट्री लिखवा रहे हैं, बोले तो बाकी है, लिख लो इसके बाद एंट्री करो। ये लिख लिया सब, एंट्री लिखो, जर्नल एंट्री में आ जाओ, लिखो आलम्स अकाउंट डेबिट। आलम भेज किसको रहे? आलम को, तो आलम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, फिर टू आउटपुट SGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। हुआ? अमाउंट भरो, सेल्स में लिखो 67,500। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता, ये तो पता होगा ना। 67,500 हुआ क्या? आउटपुट CGST में लिखो 4050 और आउटपुट SGST में भी लिखो 4050। सबको ऐड करके जो आएगा वो आलम में लिख दो 75,600। 75,600 हो गया क्या? चलिए अब 6 नंबर में क्या बोलता है देखो, अमाउंट फर्दर इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा और लगा है तो उसको हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 20,000 20,000 20,000 20,000 हुआ। और आखिरी में क्या बोला है? टू का लोन फ्रॉम बैंक है ना, लास्ट एंट्री यही ना है, तो इसका एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। टोटल कर दो दोनों तरफ का। बैंक अमाउंट 30,000 30,000 दोनों तरफ का टोटल कर दो। टोटल का क्या आएगा कितना? 2,64,000। दोनों तरफ का टोटल आएगा 2,64,000। हो गया? फॉर्मेट बंद। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। 2 लाइन नरेशन के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी देने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 1 2 3 करके लिखिएगा, ठीक है। 1 नंबर बाउट गुड्स फॉर कैश, बाउट goods for cash of the list price of rupees, list price of rupees 1 lakh at 20% trade discount, at 20% trade discount and 5% cash discount, and 5% cash discount, 5% कैश डिस्काउंट। हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अंकित
rupees 60,000. Purchase goods from Ankit rupees 60,000. Less trade discount. Less trade discount 10%. Less trade discount 10%. Plus CGST at the rate 6%. Plus CGST at the rate 6%. And SGST at the rate 6%. And SGST at the rate 6%. Wow. Third number. Sold the goods purchased from Ankit for rupees 80,000 80,000 to मुन्ना, ठीक है, and CGST at the rate 6%. And CGST at the rate 6%. And SGST at the rate 6% charge. And SGST at the rate 6% charge. Wow. फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर कंप्लीट ना, चार्ज लिख दिया ना. फोर्थ नंबर, an old machine having book value, old machine having book value of rupees 2,80,000 is exchanged for a new machine of rupees 5 lakh from Tata Machine Limited. ये सटा होगा Tata Machine Limited at a value of rupees 1,80,000. हुआ, फुल स्टॉप. 5 number, goods costing rupees 1,600 1600 were used by the owner in making furniture to be used at his home, मतलब हाउस होल्ड के लिए, तो ड्राइंग्स वर्ड का यूज हो जाएगा, है कि नहीं. और आखिरी 6 नंबर, GST was deposited in the government account on due date. हुआ, क्वेश्चन हो गया. पहले कुछ बात है जो तुम लोग को समझना है, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. गवर्नमेंट कौन सा पैसा का मांग करता है, पहले ये जान लो. सोचो हम एक सामान खरीदे 100 रुपये में, 100 रुपये का सामान है, उसमें हम 10% का GST दिए. हम दुकानदार हैं, हम मार्केट से 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं और उसके बदले में 10% का GST देकर लाए. तो 10% 10 रुपये, मतलब हम पेमेंट कितना किए, 110. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या हुआ, हम अपना एक छोटा सा अमाउंट प्रॉफिट ऐड किए. अब सामान काय किए 110 में खरीदे, 110 में थोड़ी बेचेंगे, कुछ तो प्रॉफिट ऐड करेंगे. तो माना 10 रुपया हम प्रॉफिट ऐड किए.
तो इसका दाम कितना हो गया? 1,120 रुपये। 120 रुपये। तो 120 रुपया में अब हम जीएसटी देंगे 10%। तो कितना मिलेगा आपको जीएसटी का रुपीज? 12 रुपये। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट क्या चीज का मांग करता है? कभी भी दुकानदार को टैक्स के नाम पे ठगा नहीं जाता है, ठग नहीं सकता कस्टमर को, और टैक्स का पैसा सरकार को पहले ही ऑलरेडी दे देता है दुकानदार, और बाद में कस्टमर से वसूल करता है। ये नियम है। लेकिन अगर गलती से उसका कस्टमर से ज्यादा अमाउंट आ जाए तो उस जीएसटी का अमाउंट को वो कभी भी अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता। तो उस सिचुएशन में ये क्या करता है? जीएसटी का पेमेंट करता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो हम इस जगह पे जब दिए थे तो ये था इनपुट, हाँ या ना, क्योंकि हम दिए थे। और इस जगह पे जब हमको मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट। कोई दिक्कत है? तो 10 रुपया दिए थे और 12 रुपया मिला, मतलब 12 रुपया में मेरे 10 रुपया तो पहले से पेड है, हाँ या ना। तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है? ये 2 रुपया गवर्नमेंट को पे करना होगा। यही पेमेंट के लिए इसी को हम लोग जीएसटी रिटर्न का नाम दे देते हैं। बात समझ में आया कि एक्स्ट्रा टैक्स के नाम पे आप कितना लिए। अगर आप कम लेते हैं तो आपसे मांगने, आपको देने नहीं आएगा सरकार, लेकिन अगर आप ज्यादा ले लेते हैं तो आपसे मांगने आ जाएगा सरकार। क्लियर हुआ मेरा बात? पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना। अब हम लोग जानते हैं आईजीएसटी कब लगता है? जब स्टेट के बाहर का लेन देन हो। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है? जब स्टेट के अंदर लेन देन हो। तो जब राइट ऑफ का बारी आता है तो कैसे राइट ऑफ होता है वो एक टेक्निक से समझा देते हैं। थोड़ा सा मजाक में ही रहेगा लेकिन समझ में अच्छा सा आएगा। बोलचाल के भाषा में आईजीएसटी को माना गया बेटा, ठीक है। सीजीएसटी को माना गया मां, और एसजीएसटी को माना गया पत्नी। आधा तो ना होता है ना, नौ आधा तो होता है। ये सही है कि उल्टा है? उल्टा है। ये ऐसे होता है क्या? हाँ, जो भी होता है वाइफ लिखो रे, ठीक है। समझ आए बात? आप देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे माँ बेटा पत्नी का नहीं है, कॉन्सेप्ट है समझने का। ध्यान से सुनो मेरा बात को। बेटा जब कमाएगा, मतलब आईजीएसटी से जब कमाए होगा, तो इसको राइट ऑफ हम जब ये कमाएगा तो सबसे पहले अपना भरपाई करेगा, अपने आप को पहले देगा। अपना जब खत्म हो जाएगा फिर भी बच जाए पैसा, तब माँ का इच्छा पूरा करेगा। मतलब पहले अपने आप को राइट ऑफ करेगा, फिर सीजीएसटी को राइट ऑफ करेगा, फिर भी पैसा बच जाएगा तब वाइफ को देगा। ये बेटा का नियम है। भले नॉर्मल लाइफ में अलग रूल चलता होगा, लेकिन एक्चुअलिटी यही है। समाज ये कहता है कि बेटा कमाएगा तो पहले अपना भरपाई, फिर माँ को देगा, फिर पत्नी को देगा। समझ में मेरा बात? मतलब आईजीएसटी राइट ऑफ खुद से होता है, सीजीएसटी से होता है, एसजीएसटी से होता है। क्लियर हुआ? सेकंड, जब माँ कमाएगी तो सबसे पहले अपने आप को देगी, अब बच जाएगा तो बेटा को देगी, और फिर भी बच जाए तो फिर नहीं देगी। समझिए बात? फिर बारी आएगा पत्नी का कमाने का, वो तो याद रखिए माँ नहीं दी थी। ये जब कमाएगी तो सबसे पहले अपने आप को राइट ऑफ करेगी, फिर अगर बच जाएगा अपने हस्बैंड को देगी। सासू माँ बनेगा। तो मतलब आईजीएसटी को राइट ऑफ करता है, सीजीएसटी को राइट ऑफ करता है, एसजीएसटी को राइट ऑफ करता है। क्लियर? सीजीएसटी को राइट ऑफ करता है, आईजीएसटी को राइट ऑफ करता है, एसजीएसटी को राइट ऑफ करता है, आईजीएसटी को राइट ऑफ करता है। क्लियर हुआ? तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? राइट ऑफ का कहानी क्या है? राइट ऑफ मतलब आप इनपुट को आउटपुट से राइट ऑफ कर रहे हैं, बस यही है कहानी। जो दिए हैं आपको कितना पेमेंट किया और हमको कितना मिला है, जो बच जाएगा आप ले जाइए। ये पूरा बैलेंस अमाउंट को निकालने का तरीका है। क्लियर हुआ मेरा बात? इसको मिटा दे, मेरे हिसाब से कभी भूलोगे नहीं तो टॉपिक को, है ना? भूलोगे? चलो ध्यान दो, 1.5 पेज में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। पहले जर्नल एंट्रीज 1.5 पेज का फॉर्मेट बनाओ।
आज हम लोग 5 नंबर एंट्री तक करेंगे और पेमेंट करने का नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। मतलब 6 नंबर जो एंट्री होगा उसमें 2 एंट्री होगा, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक। डेढ़ पेज में पूरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पूरा 1.5 पेज में खींचो, जगह बच जाएगा कोई बात नहीं, क्योंकि वर्किंग उसके बाद बनवाना है, घट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। घर में पार्टी उटी होता है तो घटना नहीं चाहिए, भले बच जाए, है कि नहीं। वही रूल जिंदगी में भी चलता है। पहला एंट्री ध्यान दीजिए, पहला बोलता है कि 1 लाख का एक गुड्स परचेज किए, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। 1.5 पेज के बाद लिखो वर्किंग नोट्स। पहला नंबर कॉस्ट प्राइस कितना है 1 लाख, उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं बोलो 20%। तो 1 लाख का 20% 20,000 माइनस करके कितना बचा 80,000, और उसमें लेस कितना कर रहे हैं कैश डिस्काउंट कितना परसेंट 5%। तो 80,000 का 5% तो कितना होगा 4,000 ना। तो माइनस करके कितना हो रहा है 76,000। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता, लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। तो पहला एंट्री लिखा जाए परचेज अकाउंट डेबिट। पहला एंट्री लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट उसमें लिखो 80,000, फिर टू कैश अकाउंट उसमें लिखो कितना है 76,000 दे रहा है ना 76,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,000 हो गया। पहला कंप्लीट, समझ में आया। सेकंड नंबर में क्या हुआ कि कॉस्ट कितना है बोलता परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित 60,000, तो कॉस्ट कितना है 60,000। उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं टीडी कितना दे रहे हैं 10%। तो 60,000 का 10% 6,000 माइनस करके कितना हो रहा है 54,000। अब इसमें जीएसटी लग रहा है, परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज में इनपुट लगता है, ठीक है। तो इनपुट CGST एट द रेट कितना परसेंट 6%, एट द रेट 6%। तो 54,000 का 6% 3240। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत। और इनपुट SGST भी उतना ही होगा, दोनों इक्वल होता है हमेशा, तो इसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये भी 3240 ही होगा। हुआ समझ में आया। एंट्री लिखो, सेकंड नंबर एंट्री लिखा जाए परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट, टू अंकित अकाउंट। परचेज में लिखो 54,000, CGST में 3240 3240 और SGST में भी 3240 3240 हुआ। सबको जोड़ के जो आएगा अंकित में लिख दो 60,480 60,480 अंकित में लिख दो, हो जाएगा तो बोलना। और थर्ड नंबर का बारी
सेल किए तो कॉस्ट प्राइस कितना है 80,000 का। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो डायरेक्ट जीएसटी देंगे। तो कॉस्ट अगर 80,000 है तो सेल के टाइम क्या लगता है आउटपुट, तो आउटपुट CGST इक्वल टू एट द रेट 6% ना, तो 80,000 का 6% ₹4800। तो आउटपुट SGST भी वही होगा 4800। कोई दिक्कत है? हाँ, ये लिख लो पहले फिर एंट्री बता दो। जल्दी करो। हो जाएगा तो बोलना। हो गया, लिख लिए। एंट्री लिखो, मुन्नाज अकाउंट डेबिट, मुन्नाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मुन्नाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मुन्नाज अकाउंट डेबिट में बाद में भरेंगे, पहले सेल्स अकाउंट में लिखो 80,000 क्रेडिट में, लिखे। टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट CGST अकाउंट लिखे। उसमें 4800, फिर टू आउटपुट SGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, उसमें 4800 सबको जोड़कर मुन्ना में लिख दो 89,600। हो गया। चौथा नंबर बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। हुआ क्या सुनो, एक वो मशीन है 2,80,000 का, और उसको जब रिसेल करने गए तो टाटा मशीन वाला रेट रखा कि 1,80,000 देंगे। वो क्या किया, वो मशीन के बदले में एक नया मशीन खरीद रहा है 5 लाख का, तो पेमेंट तो 1,80,000 ना हो पा रहा है, तो जो बच जाएगा वो पेमेंट उधार रहेगा। यही ना बात है। तो कैसे इसका एंट्री होगा, और ध्यान रखो 2,80,000 का सामान में 1,80,000 मेरा, तो 1 लाख का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लिखो न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंट्री लिखो डायरेक्ट, इसका कोई वर्किंग नहीं, जरूरत नहीं। मतलब न्यू मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ। टू ओल्ड मशीनरी अकाउंट, टू ओल्ड मशीनरी अकाउंट, टू टाटा मशीनरी लिमिटेड अकाउंट, टू टाटा मशीनरी अकाउंट हुआ। न्यू मशीन में लिखो 5 लाख डेबिट में, लॉस में लिखो 1 लाख डेबिट में। वो जहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट लिखे हो ना, बीच में जगह खाली होगा ना, वहां ब्रैकेट में लॉस लिख दो, तब याद रहेगा। हुआ। और ओल्ड मशीनरी 2,80,000 का था, तो लिखो 2,80,000, ठीक है। और टाटा मोटर्स में बाकी रह जाएगा 3,20,000, तो लिखो 3,20,000। हो गया ना। नरेशन इसका लिख सकते हो, बीइंग न्यू मशीनरी परचेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी, बीइंग न्यू मशीनरी परचेज इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी। हो गया क्या? हुआ। और 5वां नंबर में कहता है क्या कि घर के यूज के लिए फर्नीचर लिया जा रहा है कि नहीं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1600 1600।
अब देखो एक ट्रांजैक्शन छूटा, लेकिन उस एक ट्रांजैक्शन के लिए 2 एंट्री होगा, तो मिनिमम 10 लाइन चाहिए। इसका कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आज यहीं तक रहे। ठीक है, कोई दिक्कत?